वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 17 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है विंडफॉल टैक्स के बारे में, यानी विंडफॉल कर क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो अभी हाल ही में सरकार की अधिसूचना के अनुसार भारत ने पेट्रोलियम और कच्चे तेल पर विंडफॉल कर 2300 रुपये प्रति टन से घटाकर 1700 रुपये प्रति टन कर दिया है। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है देखते हैं। ये कुछ उद्योगों के विरुद्ध सरकारों द्वारा लगाया गया कर है। ये आर्थिक गति जो स्थितियाँ होती हैं उन पर उद्योगों को औसत से अधिक जब कुछ लाभ हो जाता है, जो लाभ हो रहा होता है उससे कुछ ज़्यादा अप्रत्याशित मतलब लाभ हो जाता है, उसका जब अनुभव करते हैं तब ये सरकारें उसको विंडफॉल टैक्स लगाती हैं। ये शब्द विंडफॉल का तात्पर्य मुनाफा जो होता है वो जो अप्रत्याशित वृद्धि से है, और विंडफॉल कर पर लाभ को विंडफॉल कर के रूप में जाना जाता है। ये कब लगाया जाता है? तो जब सरकार किसी उद्योग के राजस्व में अचानक वृद्धि देखती है तो सरकार यह कर उस पर लगा देती है। इन राजस्व को कंपनी द्वारा सक्रिय रूप से अपनाई जाने वाली किसी भी चीज़ से नहीं जोड़ा जा सकता है, जैसे इसकी व्यावहारिक रणनीति या विस्तार से, बल्कि यह एक बाह्य घटना से संबंधित है जिसके लिए वह व्यवसाय जिम्मेदार नहीं है। परिणाम स्वरूप किसी भी उद्योग के मुनाफे पर जो अप्रत्याशित कर होता है वह लगा दिया जाता है जब उसे असंबंधित बाहरी घटनाओं के कारण राजस्व में तेजी से वृद्धि का अनुभव होता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण तेल और गैस उद्योगों के मुनाफे में अचानक वृद्धि। क्योंकि जब रूस यूक्रेन का युद्ध चला तो मतलब जब रूस पर जो पश्चिमी देश है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, तो जब भारत ने उधर से तेल परचेज किया रूस से, तो रूस ने हमें सस्ता तेल दिया, तो जो सस्ता तेल दिया थोड़ा जो तेल कंपनियां हैं उनको ज़्यादा मुनाफा होगा, तो सरकार उस पर विंडफॉल टैक्स लगा सकती है। सरकार द्वारा अप्रत्याशित विंडफॉल लाभ पर सामान्य कर दरों से संबंधित उससे जो सामान्य कर दरें होते हैं उससे अधिक कर मतलब लगाती हैं सरकारें। विंडफॉल लाभ कर के दायरे में आने वाले सबसे सामान्य उद्योगों में तेल, गैस और खनन ये शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स? तो ये जब ऊंची कीमतें उपभोक्ताओं की कीमत पर उत्पादों को लाभ पहुंचाती हैं, जो अप्रत्याशित लाभ को पुनर्वितरण करते हैं। ये इसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं को वित्त पोषित करना, मतलब जो विंडफॉल टैक्स लगाते हैं सरकार का उद्देश्य, सरकारें मतलब कहना सरकारों का ये होता है कि जो भी हम आप पर विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, उससे हम सामाजिक कल्याण की कुछ योजनाएं हैं उसके लिए वित्त पोषण करेंगे। सरकार के लिए एक पूरक राजस्व के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और सरकारों के लिए देश के में बढ़ते जो व्यापार घाटा है उसको जो उसमें कुछ भरपाई के लिए उसका यूज करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में। तो अभी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए नामांकन 14 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 तक गृह मंत्रालय के पुरस्कार जो पोर्टल होता है उस पर आमंत्रित किए जाते हैं। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इस शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों, नव प्रवर्तक होते हैं जिसको जो नए नए मतलब उभरते हुए वैज्ञानिकों में लोग होते हैं, उनके उत्कृष्ट जो मतलब कुछ प्रेरक वैज्ञानिक तकनीकें होती हैं जिनका उन्होंने नवाचार नया योगदान दिया है, उसे यंगस्ट होते हैं, उनको इसमें मतलब सम्मानित करना और पुरस्कार देना होता है। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी दिए गए क्षेत्र में जीवन भर की जो उपलब्धियां होती हैं और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। दूसरा होता है विज्ञान श्री। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिए गए क्षेत्र के जो विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। विज्ञान रत्न में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं और विज्ञान श्री में 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। तीसरा है विज्ञान युवा। तो इसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 25 पुरस्कार इसमें भी दिए जाएंगे। तीसरा है विज्ञान टीम पुरस्कार। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसी भी जो दिए गए क्षेत्र में एक टीम में काम करते हुए असाधारण योगदान देने वाले 3 या उससे अधिक वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों वाली टीम को अधिकतम 3 पुरस्कार प्रदान इसमें किए जाएंगे विज्ञान टीम में। इन्हें 13 डोमेन में दिया जाएगा, अर्थात भौतिक, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार
परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान और दूसरे भी कुछ शामिल हैं इसमें। और इस वर्ष जो पुरस्कारों का समन्वय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा किया जा रहा है। पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है 11 मई को, उस दिन की जाएगी। सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को, उस दिन आयोजित किया जाएगा। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने का जिस दिन हमारा जो चंद्रयान 3 वहाँ चंद्रमा पर उतरा था, उसी दिन के लिए अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने की थी। हमारा अगला आर्टिकल है कच्ची खरेक के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो कच्ची खरेक एक खजूर की देसी जो किस्म होती है कच्ची खरेक, और ये भारत में के पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रण के भौगोलिक संकेतक टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल ये बन गया है कच्ची खरेक, इसीलिए चर्चा में है। तो जो कच्छ का है जो खरेक या खजूर की उपस्थिति लगभग 400 से 500 साल पुरानी मानी जाती है, इसीलिए विशिष्ट है। ऐसा माना जाता है कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर खजूर के पेड़ उन बासिंदों द्वारा फेंके गए बीजों से विकसित हुए हैं जो हज के लिए मध्य पूर्व के देशों में जाते हैं। ये भी संभव है कि कच्छ के पूर्व के शासकों ने जो महलों में काम करने वाले अरब बागवानों ने भी अब देशों में खजूर के बीज और उनके शाखाओं के आयात में योगदान दिया हो। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं कच्छ के खजूर की? तो कच्छ में उगाए जाने वाले खजूरों की कटाई में खलल अवस्था में की जाती है। वह अवस्था जब फल परिपक्व हो जाते हैं, सुक्रोज जमा हो जाता है और लाल या पीले फल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कुरकुरे रहते हैं। कुछ खजूर का मौसम आम तौर पर हर साल 15 जून को शुरू होता है और ये पेड़ की लवणता के प्रति सहनशीलता और अत्यधिक सूखे और गर्मी की स्थिति के प्रति अनुकूलनशीलता के लिए भी जाने जाते हैं। अन्य देशों में इन पेड़ों को और तब तक पकने दिया जाता है जब तक वह नरम और गहरे भूरे या काले ना हो जाएं। कच्छ दुनिया भर में एकमात्र स्थान है जहां ताज़ा खजूर की आर्थिक रूप से खेती और उनकी मार्केटिंग और खपत की जाती है। आज कच्छ में लगभग 2 मिलियन खजूर के पेड़ हैं और उसमें लगभग 1.7 मिलियन देसी यानी स्वदेशी किस्मों के अंकुर मूल ताड़ के पेड़ वहां पर पाए जाते हैं। वे अंकुर द्वारा परावर्तित ताड़ के पेड़ हैं। उनमें से प्रत्येक अपने आप में एक अद्वितीय ताड़ है जो विशेषताओं की विविधता का एक विशाल श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्षेत्र भारत में कुल खजूर की खेती का 85% कवर करता है। कच्छ का क्षेत्र अकेले भारत की जो खजूर खेती होती है उसका 85% कवर करता है। कच्छ में इन खजूरों की कटाई खलल अवस्था में करनी पड़ती है क्योंकि ये नम मौसम का सामना नहीं कर पाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कालाराम मंदिर के बारे में। तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर कालाराम मंदिर है, वहाँ का इन्होंने दौरा किया था, तो अभी ये चर्चा में है। कालाराम मंदिर का नाम भगवान की एक काली मूर्ति से लिया गया है। काला राम का शाब्दिक अनुवाद काला राम है, मतलब राम और सीता लक्ष्मण की जो वहाँ पर मूर्तियाँ हैं वो एकदम काली हैं, इसलिए मंदिर का नाम काला है। और वहाँ जो बाहर मूर्ति रखी है हनुमान जी की वो भी एकदम काली है। इसका निर्माण 1792 में सरदार रंगाराव ओढेकर के प्रयासों से हुआ था। ये शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर स्थित है। अब इस मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें गर्भगृह में राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्तियां हैं और मुख्य द्वार पर हनुमान जी की एक काली मूर्ति है। जैसा कि मुख्य मंदिर 14 सीढ़ियाँ हैं, मुख्य मंदिर में 14 सीढ़ियाँ हैं और राम के 14 वर्ष के वनवास को ये दर्शाती हैं 14 सीढ़ियाँ। इसमें 84 स्तंभ हैं जो 84 लाख जो योनियाँ होती हैं जिनको हिंदू धर्म में हम बोलते हैं हम लोग, उसमें चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए पूरा करना होता है। मतलब अब अगर हम 84 योनियाँ में ही पहले घूमते हुए उसके बाद में हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। अब इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये मंदिर 90 साल से पहले दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग को लेकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हुए एक ऐतिहासिक आंदोलन का स्थल है। मतलब वहाँ उनने जो छुआछूत से संबंधित वहाँ पर आंदोलन किया था और अंबेडकर जी ने वहाँ पर पूजा अर्चना की थी, इसीलिए वहाँ इसका महत्व ऐतिहासिक। 1930 में B.R. अम्बेडकर ने मराठी शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता पांडुरंग सदाशिव साने और जिन्हें साने गुरुजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हिंदू मंदिरों में दलितों की पहुंच की मांग के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य उस समय प्रचलित दमनकारी जाति मानदंडों को चुनौती देना था।
सत्याग्रह के दौरान अंबेडकर जी ने अपने 15,000 दलित अनुयायी जो उनके थे उनके साथ मंदिर में शांतिपूर्ण धरना दिया था। हमारा अगला आर्टिकल है कोरल सांप की एक प्रजाति भी पाई गई है। मिजोरम के जो कुछ हैं प्राणी शास्त्र विभाग ने कोरल ये सांप की प्रजाति है, इसकी खोज की है, तो तभी चर्चा में जो कुछ इस तरह का दिखता है। तो मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के शोधकर्ताओं ने अभी मिजोरम में सांप की एक नई प्रजाति खोज की है। ये सांप कोरल सांप की नई प्रजाति है, इसका नाम कोरल है। विशिष्ट भारतीय डॉक्टर गोरे के नाम पर इसका नाम सिनोमिकुरस गोरेई रखा गया। इस सरीसृप का स्थानीय तौर पर रुलिहना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मिजो के पारंपरिक एम्बर हार हियना से काफ़ी मिलता जुलता है। दुनिया भर में सिनोमिकुरस कोरल सांपों की कुल 9 प्रजातियां खोजी गई हैं, और इसमें से सिनोमिकुरस मैनलेलैंडी नामक केवल एक प्रजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। इसमें अद्वितीय पैटर्न है और विभिन्न पैमाने, हेमीपेनिस, डीएनए और खोपड़ी है। इस शोध तक ये सिनोमिकुरस गोरेई को उनकी घनिष्ठ समानता के कारण सिनोमिकुरस है ये मैकलेलैंडी के समान एक प्रजाति माना जाता था। नए अध्ययन से यह पता चला है कि जहां सिनोमिकुरस मैकलेलैंडी एक समय में 6 से 14 अंडे दे सकती है, वहीं सिनोमिकुरस गोरेई 3 अंडे तक देती है। मिजोरम में सिनोमिकुरस मैकलेलैंडी मुख्य रूप से पहाड़ी या ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि सिनोमिकुरस गोरेई निचले और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया, ध्यान रखना। ये कोरल सांप की नई प्रजाति सिनोमिकुरस में जो कहाँ पाई गई है, सिनोमिकुरस जो गोरेई, ये मिजोरम में पाया गया है। इतना ही पूछा जाएगा बस, और कुछ नहीं। हमारा अगला आर्टिकल है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के बारे में। तो आइए देख लेते हैं GEAC के बारे में। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से सवाल किया है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जो GM फसलें हैं उनकी जैव सुरक्षा पर अदालत द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का ध्यान क्यों नहीं दिया गया है, अभी तक क्यों नहीं बनाई गई। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के बारे में देखते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक रूप से डिजाइन जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात निर्यात या भंडारण के नियम 1989 के तहत गठित वैधानिक समिति है। ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी NOEF&CC के तहत कार्यरत है, ध्यान रखना। इसके कार्य क्या होते हैं, तो ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादनों में खतरनाक जीवित सूक्ष्म जीवों और जो पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग में से जुड़ी कुछ अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। इस समिति का प्रायोगिक जो क्षेत्र है वह परीक्षाओं सहित पर्यावरण में आनुवांशिक रूप से डिजाइन जीवों और उनके उपयोग के लिए से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए किया जाता उसके लिए जिम्मेदार होता है। GM फसलों में पर्यावरणीय उपयोग के लिए GEAC की मंजूरी अनिवार्य है। समिति या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार होता है। इसकी संरचना क्या है, तो GEAC की अध्यक्षता MOEF&CC के विशेष सचिव और अपर सचिव द्वारा और या सह अध्यक्षता में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके 24 सदस्य हैं और ऊपर बताए गए क्षेत्रों में आवेदनों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने इसकी बैठक होती है। इस सदस्यों में अन्य जो मंत्रालय के साथ साथ ICAR, ICMR, CCMB आदि संस्थानों के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है पुंगनूर गाय के बारे में। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने नई दिल्ली में अपने आवास पर पुंगनूर गायों के साथ चारा खिलाते हुए कुछ अपनी तस्वीरें साझा की थी। तो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो जो वो करेंगे कुछ तो चर्चा में आ ही जाएगा, तो तभी इसलिए पुंगनूर गाय चर्चा में है। तो ये अब इसके बाद हमारे लिए काम की क्या चीज़ है कि इसके बारे में देखते हैं, इसकी क्या खासियत है पुंगनूर गाय की। तो ये दुनिया की सबसे बौनी यानी सबसे छोटी मवेशी जो नस्ल होती है उन नस्लों में से एक है, जो लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका 200 किलोग्राम से वजन 200 किलोग्राम तक वजन होता है, उतनी होती है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव की स्थानिक है, इसीलिए इसका नाम है, वहाँ की नेटिव है। इसमें सूखे के प्रति उच्च लचीलापन होता है, सूखे में सर्वाइव करने में आसानी से कर जाते हैं। कम गुणवत्ता वाले चारे को भी ये खा सकते हैं। ये दूध के लिए बेस कीमती है क्योंकि इसमें उच्च फैट पाई जाती है, यानी उच्च वसा की सामग्री होती है। इन्हें घी के उत्पादन के लिए आदर्श बनाती है, और जब फैट ज़्यादा होगी तो घी ज़्यादा निकलेगा ही।
पुगनूर गाय एक दिन में लगभग 1 से 3 लीटर दूध देती है और दूध में वसा की मात्रा 8% से अधिक होती है, जबकि अन्य देसी नस्लों में ये 3 से 4% होती है। इसका दूध ओमेगा बसीय अम्ल, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध या उसमें ये चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। इनका शरीर सफ़ेद, भूरे या हल्के भूरे, गहरे भूरे या लाल रंग का होता है और कभी कभी ये लाल, भूरे या काले धब्बों के साथ सफ़ेद रंग मिश्रित गायों में भी देखी जाती है। इसका माथा चौड़ा, सींग छोटे होते हैं जिनमें सींग में अर्धचंद्राकार होते हैं। ये अक्सर नरों के पीछे व आगे की ओर मुड़ जाते हैं, मादाओं के पास व आगे की ओर मुड़ जाते हैं। पुगनूर गायों का पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है क्योंकि ये संकर नस्लों की तुलना में कम पानी, चारा और स्थान की आवश्यकता इनको पड़ती है। चारा भी कम खाती हैं, पानी भी कम पीती हैं और जहाँ पर बैठते हैं उनके लिए जगह भी कम होती है क्योंकि ये छोटी होती है। सांस्कृतिक महत्व इनका क्या है? तो आज भी आंध्र प्रदेश में कई मंदिर क्षीर अभिषेकम यानी भगवान को दूध चढ़ाना, उसके लिए पुगनूर गाय का दूध उपयोग करते हैं। मंदिरों के प्रसिद्ध तिरुपति माला मंदिर है, ये उसमें शामिल है, वहाँ भी ये इसी का दूध चढ़ाया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है महानदी बेसिन के बारे में, तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में राज्य स्वामित्व वाली तेल और गैस प्राकृतिक गैस जो निगम है यानी ONGC, उसने बंगाल की खाड़ी के महानदी बेसिन कुल ब्लॉक में 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, तब ये चर्चा में है महानदी बेसिन। ये देश का 8वां सबसे बड़ा नदी बेसिन है जिसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 1396 यानी 13,000 जो 1396 सॉरी इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 1,39,681.51 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.28% है। बेसिन का जल ग्रहण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बड़े हिस्सों और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो तुलनात्मक रूप से छोटे हिस्सों में विस्तृत है। इस बेसिन की अधिकतम लंबाई चौड़ाई क्रमशः 587 किलोमीटर और 400 किलोमीटर है। ये उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियाँ, दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इस बेसिन को भौगोलिक दृष्टि से 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, अर्थात उत्तरी पठार, पूर्वी घाट, तटीय मैदान और केंद्रीय उच्च भूमि की जो अपरदनात्मक मैदान है उसके 4 भागों में ये विभाजित किया जाता है। इसमें प्रथम 2 क्षेत्र पहाड़ी हैं। तटीय मैदान डेल्टा क्षेत्र है जो अत्यधिक उपजाऊ है। केंद्रीय उच्च भूमि बेसिन का केंद्रीय आंतरिक क्षेत्र है और ये नदी में सहायक नदियों से भी घिरा हुआ है। बेसिन में लगभग 90% वर्षा मानसून के मौसम में ही होती है। इस बेसिन का सबसे बड़ा कृषि भूमि इस बेसिन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वह कृषि भूमि वाला है, जो कुल क्षेत्रफल का 54.27% है और ये बेसिन का 4.45% क्षेत्र जल निकायों से विस्तृत है। बेसिन में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी लाल या पीली मिट्टी यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। अब देख लेते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी ये भारत के पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में धर्मंतरी जिला है, वहाँ के सियावा पर्वत श्रृंखला से होता है। ये प्रायद्वीप नदियों में जल क्षमता की दृष्टि से गोदावरी नदी के बाद दूसरा स्थान रखती है। जो भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनमें दूसरे स्थान पर आती है। सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षमता गोदावरी के, दूसरे नंबर पर महानदी की है। इसके उद्गम से को लेकर बंगाल की खाड़ी में तक गिरने तक ये नदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है, जिसमें 357 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ और 494 किलोमीटर उड़ीसा में बहती है। इसकी सहायक नदियों में बाईं ओर से मिलने वाली शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईव नदियाँ मिलती हैं, जबकि दाईं ओर से ओंग, तेल और जोंक नदियाँ मिलती हैं। हीराकुंड बांध, जो महानदी पर हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध जो 26 किलोमीटर का है, ये उड़ीसा के संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर निर्मित किया गया है। चिल्का झील जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि नामित किया गया है और अंतर्देशीय ये प्रवाह का 61% महानदी प्रणाली से है। मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियां हैं दया, भार्गवी से प्राप्त, जो महानदी की सहायक नदी हैं दया, भार्गवी, उससे ही इसको चिल्का लेक को पानी जल प्राप्त होता है। और ये देख सकते हैं इसमें ये महानदी बेसिन दिखाया गया। इधर छत्तीसगढ़ के सियावर से निकल के आती है महानदी और इस तरह उड़ीसा आते, बाकी जो इसके ट्रिब्यूटरी हैं इधर उधर से दाएँ बाएँ से मिलती हैं, बाकी ये बंगाल की खाड़ी में जो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये उड़ीसा में है। हमारा अगला आर्टिकल है माइक्रोबायोटा के बारे में। तो
तो आंत माइक्रोबायोटा के बारे में देख लेते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि आंत माइक्रोबायोटा हृदय स्वास्थ्य, कैंसर और यहाँ तक कि मूत्र के रंग जो होता है उससे भी जुड़ा हो सकता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मानव आंत माइक्रोबायोटा बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी जैसे खरबों रोगाणुओं को संदर्भित करता है जो मानव की आंत में रहते हैं। इसे पूर्व में लोग आंत का माइक्रोफ्लोरा कहते थे। आंत जो माइक्रोबायोम वह वातावरण है जिसमें ये रहते हैं। मानव के जो माइक्रोबायोटा की स्थापना इसे शिशुओं को प्रथम आंत माइक्रोबायोटा योनि प्रसव या स्तनपान के दौरान प्राप्त होते हैं। बाद में आहार या अन्य पर्यावरणीय जोखिम बायोम में नए रोगाणुओं को और भी ले आते हैं। आंत माइक्रोबायोटा कई प्रकार के शारीरिक कार्यों में सहायता करता है, जिसमें शामिल है जैसे पचे हुए भोजन से ऊर्जा का संचयन ये करते हैं, रोगजनों से बचाते हैं, प्रतिरक्षा कार्यों में भी विनियमित रूप से कार्य करते हैं, पेट और आंत की जैव रासायनिक बाधाओं को मजबूत भी करते हैं। इन कार्यों को माइक्रोबायोटा संरचना में परिवर्तन को प्रभावित भी ये कर सकता है। ये रोग आंत में लाभकारी और हानिकारी जीवाणु दोनों प्रकार के होते हैं। हानिकारक जीवाणु जो जठरांत्र होता है उसके पथ में प्रवेश कर सकते हैं और संक्रमण के कारण भी बन सकते हैं। इन संक्रमणों में खाद्य विषाक्तता और जो जठरांत्र रोग होता है वो शामिल होता है, जिनके परिणाम स्वरूप दस्त और उल्टी होती है। शोधकर्ताओं से पता चलता है कि जो जठरांत्र प्रणाली में जीवाणुओं की संख्या आंत की स्थिति को विकसित करने के लिए भूमिका निभाती है, जिसमें सूजन, आंत्र रोग जैसे क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल होता है। आंत में कम माइक्रोबियल विविधता का मोटापा और मधुमेह प्रकार के 2 से अधिक संबंध है। आंत में माइक्रोबायोटा की स्थिति का जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उससे संबंधित होता है। एंटीबायोटिक दवाओं के साथ माइक्रोबायोटा को परेशान करने से भी बीमारी हो सकती है, जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति ये प्रतिरोधी होने वाले संक्रमण में भी शामिल हो सकते हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।